ओके बच्चा पार्टी यहाँ पे अपन करेंगे भाई साहब लाइट के बारे में, रे ऑप्टिक्स, जैसे सर जी ने रिक्वेस्ट किया था। रिफ्लेक्शन, सो व्हेन आपका देखो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या क्या है भाई साहब, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन, सिंपल, ठीक है। स्फेरिकल मिरर में कॉनकेव मिरर हो गया, कॉन्वेक्स मिरर हो गया, ठीक है। ओके नाउ आपका कार्टेशियन सिस्टम के हिसाब से जो भी लाइन के ऊपर होगा, हाइट्स above the line are always taken as positive, object on the left is always taken as negative। ये इंसिडेंट रे, ये तो आई डोंट थिंक दिस एक्चुअली नीड्स एनी काइंड ऑफ रिवीजन। ओके ओके रिलेशन बिटवीन एफ एंड आर, आपका भाई साहब मिरर का फॉर्मूला 1 by f इज इक्वल टू 1 by u प्लस 1 by v, और लेंस का क्या, कौन से किससे कौन माइनस, 1 by v माइनस 1 by u। ओके ठीक है। ओके लीनियर मैग्निफिकेशन I by O, जिसको अपन माइनस v by u भी लिख सकते हैं, f by f माइनस u, f माइनस v by f, ठीक है। ओके रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन भाई साहब क्या है, वही सेम, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल all lie in the same plane, sin of angle of incidence to sin of angle of refraction will be equal to the refractive index। ये आपका स्नेल्स लॉ हो गया, ठीक है। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, इंसिडेंट रे एंड रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल all lie in the same plane, the product of refractive index and sin of angle of incidence at a point in a medium is constant। तो आपका भाई साहब sin I by sin r, sin I by sin r, this will be equal to refractive index of second medium with respect to the first, ठीक है। So that will be velocity of medium 1 upon velocity of medium 2, lambda 1 by lambda 2। Snell's law हो गया ये। Are we clear on this one people? Okay okay okay। Emergent ray is parallel to the incident ray। Emergent ray जो होगा वो भाई साहब हमेशा क्या होगा, parallel to the incident ray होगा। Lateral shift, ये भाई साहब इसका लाइन था जाने का और ये अभी ऐसे निकल रहा है, तो इसको हम बोलते हैं लैटरल शिफ्ट। लैटरल शिफ्ट का ये फॉर्मूला है क्या, x इज इक्वल टू टी साइन आई माइनस आई आर बाई कॉस आर। कैसे, देखो यहां पे अगर मैंने इसको ज्वाइन कर दिया भाई साहब, ये वाला, ये थिकनेस है, स्लैब का थिकनेस है भाई साहब टी, ठीक है। ओके ध्यान से देखो, ये वाला एंगल क्या है आई, तो कुछ से इधर चला आया तो ये हो गया आपका आर। तो मुझे बताओ ये और ये आपके क्या हो जाएंगे, दीज आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। मतलब ये अगर आई है तो भाई साहब ये वाला भी पूरा वाला, ये वाला पूरा वाला कितना हो जाएगा आई, जिसमें ये पार्ट है आर, तो ये वाला एंगल कितना आ जाएगा आई माइनस आर। क्या ये समझ में आ रहा है, मैंने यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया इसको, ठीक है। अभी इस वाले ट्राइंगल में मुझे बताओ साइन आई माइनस आई कितना हो जाएगा इस वाले ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल बी सी लेट्स से एक्स, बी सी एक्स, इसका कितना हो जाएगा बोलो, साइन आई माइनस आर, साइन आई माइनस आर, ये कितना हो जाएगा बोलो, सी एक्स अपॉन सी बी, सी एक्स अपॉन सी बी। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ओके और इस वाले ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल कौन सा भाई साहब, बी वाई सी, इन ट्राइंगल बी वाई सी, यहां पे आपका भाई साहब साइन आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, या आपका सॉरी आपका कॉस आर ले लेते हैं यहां पे, ठीक है, कॉस आर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस आपका कितना है, थिकनेस है कि नहीं, हाँ बी वाई मतलब थिकनेस टी हो गया, ठीक है, अपॉन भाई साहब ये क्या हो जाएगा आपका बी सी या सी बी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर मैंने इसको इससे डिवाइड किया, ठीक है, तो साइन आई माइनस आर बाई कॉस आर, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो, सी एक्स अपॉन टी, ठीक है, सी एक्स अपॉन टी, सी एक्स मतलब आपका हो गया एक्स, सी एक्स मतलब हो गया आपका एक्स, ठीक है। तो आप एक्स को क्या लिख सकते हैं बोलो, टी साइन आई माइनस आर अपॉन कॉस आर, दैट्स हाउ यू गेट दिस फॉर्मूला, ठीक है। क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, हम समझ में आता, बहुत बढ़िया भाई साहब। इमर्जेंट रे विल नॉट बी पैरेलल टू द इंसिडेंट रे इफ द मीडियम ऑन बोथ साइड्स आर डिफरेंट, ये याद रखिएगा। देखो इधर मीडियम क्या है एयर, इधर मीडियम क्या है एयर, तब इमर्जेंट रे आपका पैरेलल टू इंसिडेंट रे होगा। लेकिन इधर अगर मीडियम एयर है और इधर अगर आपने कोई और मीडियम रख दिया तो इमर्जेंट रे विल नॉट बी पैरेलल टू द इंसिडेंट रे। क्या ये समझ में आ रहा है, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फिर डिफरेंट हो जाएगा। आर वी क्लियर? ओके ओके ओके। अपैरेंट डेप्थ ऑफ अ सबमर्ज्ड ऑब्जेक्ट, तो अपैरेंट डेप्थ भाई साहब क्या होती है, अपैरेंट डेप्थ मतलब जहां पे उसका इमेज दिखता है, h डैश बाय रियल डेप्थ, दिस विल बी इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। h डैश मतलब हो गया आपका अपैरेंट डेप्थ, ये हो गया भाई साहब आपका रियल डेप्थ, ठीक है, दिस विल बी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स
ऑफ मीडियम 2 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1, ठीक है, फॉर नियर नॉर्मल इंसिडेंस। सो ये हो गया भाई साहब फ्रॉम द सरफेस। ओके, व्हेन अ रे ऑफ लाइट enters from denser to rarer medium at an incident angle more than the critical angle, then the ray of light is totally reflected back। तो ये भाई साहब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा, ठीक है। ये कब होगा भाई साहब? जब डेंसर से रेयर मीडियम में जा रहा है। रेयर से डेंसर मीडियम में कभी नहीं हो सकता, क्यों? तो आपका जितना आप एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते रहो, आपका जो रिफ्रैक्शन होगा वो कम होता रहेगा। तो इन अगर आपका रे ट्रैवल हो रहा है कहां से? रेयर से डेंसर में, ठीक है, रेयर से डेंसर में, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये हमेशा होगा, ठीक है। और डेंसर से रेयर में जा रहा है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी लेसर देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। यहां पे ही अपॉर्चुनिटी है कि ये 90 डिग्री का हो जाए, और जब ये 90 डिग्री का हो जाएगा तब आपका कौन सा होगा? क्रिटिकल एंगल, ठीक है। जब आपका आर का वैल्यू हो जाए कितना? 90 डिग्री, तो कॉरेस्पॉन्डिंग इन एंगल ऑफ इंसिडेंस को अपन क्या बोलेंगे? क्रिटिकल एंगल। और इससे ज्यादा अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा तो TIR हो जाएगी, मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, फिर तो आपका रिफ्रैक्शन होगा ही नहीं, ठीक है। अगर हम यहां पे बात करें तो आपका देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकंड, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। अभी समझो भाई साहब यहां पे अपन बात करें ये आई, ठीक है, तो साइन आई सी बाई साइन आर, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो? ये की ये वाली हो जाएगी कि नहीं? अभी आपका क्या जा रहा है भाई साहब? सेकंड से फर्स्ट में जा रहे हैं ना, तो दिस विल बी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकंड। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, कंफ्यूजन नहीं। देखो ये अगर हम लेंगे ना सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, तो आपका होगा क्या भाई साहब? साइन आई बाई साइन आर जो होगा, मतलब उस टाइम पे यहां से रे आ रहा है, इधर जा रहा है, अब इधर से इधर जा रहा है, तो ये होगा भाई साहब, ठीक है। ओके, साइन आर की वैल्यू यहां पे अगर क्रिटिकल एंगल हो जाती है दैट इज 90, तो ये हो गई भाई साहब कितनी? साइन 90। ये हो गया आपका कितना? साइन आई सी। दिस विल बी इक्वल टू सेकंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। इस सेकंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट को अपन क्या लिख सकते हैं? ये लिख सकते हैं कि नहीं? देखो तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं भाई साहब, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू सेकंड, दिस विल बी इक्वल टू 1 बाई 1, ठीक है, तो दिस विल बी 1 बाई सेकंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, ठीक है, क्लियर है। तो साइन आईसी की जगह पे साइन आईसी रहा, साइन 90 की जगह पे 1 हो गया, और ये हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। तो क्रिटिकल एंगल अगर आपको लेना है, क्रिटिकल एंगल की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 बाई म्यू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। क्या ये समझ में आ रहा है? क्रिटिकल एंगल विल बी एप्लीकेबल, it is an angle of incidence that is applicable on the denser medium, and for the corresponding it will be 90 degree, for the corresponding angle of refraction it will be 90 degree। there ray is going always from denser to rarer medium। TIR की कंडीशन क्या है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में ray will always be going from denser to rarer medium, ठीक है। ओके, एंगल ऑफ इंसिडेंस should be greater than the critical angle, ये भाई साहब क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए, क्रिटिकल एंगल भाई साहब, ठीक है। तो दिस इज, अभी आप यहाँ पे भाई साहब म्यू ले लो, लैम्डा ले लो, all these are basically other different things, ठीक है। ओके, some illustrations of total internal reflection। यहाँ पे देखो total internal reflection, यहाँ पे total internal reflection क्यों हो रहा है बता सकते हैं? मोहतरमा बताइए जरा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्यों होगा? क्योंकि ग्लास और एयर के बीच आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के हिसाब से अप्रोक्सीमेटली 42 डिग्रीज आता है, और आपका यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो रहा है? 45 हो रहा है, तो यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, यहाँ पे भी देखो, अगर देखो ये रे ऑफ लाइट आया, ये तो आपका हो गया 90 डिग्री, अभी 90 डिग्री में भाई साहब ये हो गया 45, ठीक है, ये आपका 90, तो ऑब्वियसली ये वाला कितना हो जाएगा? 45। अगर ये 45 हो गया तो मेरा ये वाला कितना हो गया? 45, मतलब मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो गया? 45। अगर मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 है, इट इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल बिटवीन ग्लास एंड दिस, सो आई विल सी अ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हैपनिंग, ठीक है। पेरिस्कोप्स में जो होता है आपका, ठीक है, इस तरह का भी अगर आप रखेंगे, देखो यहाँ पे आपका कितना है? 90 डिग्री। जैसे ही इस पे गिरा भाई साहब, ये वाला है 45, तो ये वाला कितना हो जाएगा भाई साहब? 45, ठीक है। तो अगेन इट इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, अगेन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसमें भी अगर आप देखोगे ऐसे सरफेसेस में आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। जहां पे भी आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस बिकम्स मोर देन द क्रिटिकल एंगल, यू विल सी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हैपनिंग, ठीक है। अगर 42 डिग्री से ज्यादा हो गया तो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमिना दिखाएगा, TIR का। ऑप्टिकल फाइबर्स क्या होते हैं भाई साहब? ठीक है, इन लाइट टू मल्टीपल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये आप मार्केट में जाएंगे ना तो ऐसा गुलदस्ता मिलता है, देखो ऐसा ऐसा टुड़ुंग टुड़ुंग ऐसा गुलदस्ता, ठीक है,
गुलदस्ता मतलब ये प्लांट्स नहीं है, यहाँ बीच में एक लाइट होती है और यही लाइट भाई साहब सब में कैरी होती है, अगर आपने देखा रहेगा, ठीक है। ये सारे ऑप्टिकल फाइबर्स का फिनोमिना है, मतलब यही वाला लाइट जो है मल्टीपल रिफ्लेक्शन से यहां तक पहुंच रहा है, दैट इज व्हाट ऑप्टिकल फाइबर्स मींस, ठीक है। In light through multiple total internal reflections is propagated through the axis of a glass fiber of radius of few microns, in which index of refraction of core is greater than the surroundings. ऑप्टिकल फाइबर्स मतलब ये ऐसा फालतू का गुलदस्ता बनाने के लिए नहीं है। ऑप्टिकल फाइबर्स आपके मेडिसिन में बहुत ज्यादा काम आता है। आपके शरीर के अंदर बहुत सारे ऐसे जगह होते हैं जहां पे हम ऐसे पाइप डालते हैं, पाइप ऐसे, और वो जाता है आपके हार्ट तक। अभी ओपन हार्ट सर्जरी मतलब बहुत बड़ी बात हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसा पाइप्स जाते हैं और पाइप से आप देख पाते हैं, यू आर एक्चुअली एबल टू सी वहां पे क्या हो रहा है, ठीक है। जैसे एक चीज होती है जिसको हम एंजियोप्लास्टी बोलते हैं। ये अगर हार्ट में कहीं पे ब्लॉकेज है तो उसके लिए यूज होता है, ठीक है। उसमें होता क्या है, ये थाई से हम यहाँ पे एक पाइप डालते हैं, ठीक है। ये पाइप ऐसा रहता है, ऐसा ही रहता है ऑप्टिकल फाइबर, एक छोटा सा पाइप होता है एकदम तार, ठीक है। थाई में एक नस काट के हम उसमें से पाइप डालते हैं, ये जाता है पूरे हार्ट तक। हार्ट के आजू बाजू के चेंबर्स में जहां पे भी ब्लॉकेज है उसको तो पहले आइडेंटिफाई कर लिया जाता है। तो समझ लो इस चेंबर में ब्लॉकेज है, तो ब्लॉकेज मतलब हम प्लेग बोलते हैं इसको, ठीक है। तो समझ लो ये ऐसा ब्लॉकेज है, खून नहीं जा पा रहा है इसमें, ठीक है, तो ये ब्लॉकेज है। अब ये पाइप जो आपने डाला है, इसके यहाँ पे एक बलून सा होता है, ठीक है, ये बलून सा होता है, तो ये जाता रहता है, जाता रहता है। जैसे यहाँ पे पहुंचा, आप इसमें एयर पुश करते हैं तो ये बलून बूढ़ा हो जाता है। अब इसको आप ऐसे, जैसे नाली क्लीन करते हैं ना, ऐसे करते हैं आप, तो ये वैसा क्लीन हो जाता है, ठीक है। जैसे ये क्लीन हो गया, इसके आगे एक स्टेन होता है, स्टेन, स्टेन को ऐसे हम ऐसे फिक्स कर देते हैं, ऐसे, ठीक है। स्टेन मतलब क्या होता है कि आपका ये जो आर्टरी है ये अभी फिक्स हो गया, इतने डायमीटर का रहेगा ही रहेगा, इससे कम में नहीं होएगा, समझ में आ रहा है ये, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली डन। ये मेडिकल टेक्नोलॉजी में काफी ज्यादा अभी चल रहा है ऑप्टिकल फाइबर्स। ओके, तो दो चीजें हैं भाई साहब इसमें, क्लैडिंग होती है, ठीक है, along the axis of few microns in which the refractive index of the core is greater than the surroundings. तो ये जो कोर है, ये अंदर का जो कोर है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सराउंडिंग से ज्यादा है, जिसके लिए क्या हो रहा है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन हो रहे हैं। जब ये तार डाला गया था, तो इस तार, अभी ये तार भाई साहब यहां तक पहुंचा, समझ लो यहाँ पे प्लेग है, इसको दिख रहा है ये प्लेग भाई साहब डॉक्टर को दिखेगा इधर, समझ में आ रहा है ये, ठीक है। ओके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एट स्फेरिकल सरफेस, अगर आपका ऐसा स्फेरिकल सरफेस है, ठीक है, इसका है भाई साहब लेट्स से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2, ये हो गया n1, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे भाई साहब, n2 by v माइनस n1 by u इज इक्वल टू n2 माइनस n1 by r, ठीक है। फॉर एनी स्फेरिकल सरफेस दिस वुड बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इंपॉर्टेंट है भाई साहब ये, रेडियस इज विद साइन, साइन के साथ रेडियस होगा, ठीक है। जब इस तरफ है तो रेडियस पॉजिटिव, जब इस तरफ है तो रेडियस नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। ओके, थिन लेंस फॉर्मूला, थिन लेंस फॉर्मूला तो आपका ये हो जाएगा भाई साहब 1 by v माइनस 1 by u इक्वल टू 1 by f। लेंस मेकर्स का फॉर्मूला 1 by f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 by r1 माइनस 1 by r2। एक चीज का खास ध्यान रखना है, r1 को अगर आपने पॉजिटिव लिया है तो r2 आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव। मतलब अगर समझ लो बाई कॉन्वेक्स लेंस है, ये ऐसा लेंस है, तो इधर आपका r1 तो पॉजिटिव और r2 आपका नेगेटिव, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। मतलब आपका ये वाला जो रिजल्ट आएगा दैट विल बी पॉजिटिव, मतलब आपका फोकल लेंथ क्या आ जाएगा, आपका पॉजिटिव। क्या ये समझ में आ रहा है, फोकल लेंथ आपका पॉजिटिव आ जाएगा, क्योंकि नेगेटिव आने की संभावना यहां से थी, ठीक है, लेकिन यहां तो हो नहीं रहा है, ठीक है। क्लियर है, आर बी क्लियर। मैग्निफिकेशन आपका v by u, लेंस मेकर्स फॉर्मूला हो गया ये। ओके ओके ओके, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इज नोन एज द पावर, ठीक है, जिसको अपन डायोप्टर बोलते हैं, ठीक है, 1 अपॉन फोकल लेंथ इज इक्वल टू डायोप्टर। ओके, ये मीटर में होना चाहिए तभी डायोप्टर होगा। ओके, टू थिन लेंसेज आर प्लेस्ड इन कांटेक्ट विद ईच अदर, तो पावर क्या हो जाएगा, P1 प्लस P2 1 by F1 इज इक्वल टू 1 by F1 प्लस 1 by F2, ठीक है। क्लियर है भाई साहब, अगर दो थिन लेंसेज को हमने साथ में रखा है। ओके, अभी आते हैं भाई साहब आपके प्रिज्म में। तो प्रिज्म का फॉर्मूला क्या क्या है भाई साहब, देखो डेविएशन क्या हो जाएगा, एक चीज का ध्यान रखो, ये वाला r प्लस r डैश इज इक्वल टू ए, r प्लस r डैश इज इक्वल टू ए, ठीक है, ये वाला हो गया एक फॉर्मूला आपका। दूसरा फॉर्मूला क्या है भाई साहब, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ a प्लस मिनिमम डेविएशन अपॉन 2 अपॉन साइन ऑफ a बाई 2, ये आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है। ओके, तो आपका भाई साहब यहाँ पे डेल्टा मिनिमम, तो आपका देखो ये हो गया आई, ये हो गया आर, ये हो गया आई डैश, ये हो गया आर। डेविएशन क्या है, ऐसे जा रहा है ये आ रहा है, देखो देखो अगर भूल भी जा रहे हो ना यहाँ पे,
ये आपका देखो क्या है, दिस इज बेसिकली एक्सटर्नल एंगल हो गया ये, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये आपका मिनिमम डेविएशन है, ये आपका डेविएशन हो गया। दिस इज आर एंड दिस इज आर डैश, ये किसके बराबर होगा, ए के बराबर होगा, ठीक है। एक और चीज जो आपको याद रखना है ये वाला, ठीक है, एंगल ऑफ डेविएशन कैसे वेरी करता है एंगल ऑफ इंसिडेंस के साथ, ये ग्राफ पूछा जा सकता है, ठीक है। हैव अ क्लियर कॉन्सेप्ट अबाउट दिस ग्राफ। और क्या है भाई साहब, सिंपल माइक्रोस्कोप हो गया, डी यू वी, सिंपल माइक्रोस्कोप हो गया ये, जहां पे आपको किस टाइप का इमेज मिल रहा है, चाची कौन सा इमेज मिल रहा है बताओ जरा जल्दी से। वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड, ठीक है। आपको सिंपल माइक्रोस्कोप जो आपको मैग्नीफाइंग ग्लास में मिलता है, इट्स मोर और लेस अ सिंपल माइक्रोस्कोप, ठीक है। ओके, मैग्नीफाइंग पावर व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट डी, तो ये लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, मतलब आपका मैग्नीफाइंग पावर क्या हो जाएगा, 1 प्लस डी बाई एफ। इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, ये हो जाएगा भाई साहब मैग्नीफाइंग पावर डी बाई एफ, ठीक है, डी बाई एफ। ओके ओके ओके, यहां पे आपका आते हैं भाई साहब कंपाउंड माइक्रोस्कोप में मैग्नीफाइंग पावर क्या होगा, माइनस वी नॉट बाई यू नॉट डी बाई यू ई। ये यू ई मतलब आई पीस से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, ठीक है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। ओके, तो आपका मैग्नीफाइंग पावर यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई साहब, डी बाई ई है, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं भाई साहब, वी नॉट बाई यू नॉट, ये वही रहा, डी बाई यू ई को अपन क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस डी बाई एफ ई, ठीक है। ये फॉर्मूलेज याद रखेंगे, रखना बहुत जरूरी है, ठीक है, बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। ट्यूब लेंथ, ये क्या होगा, ट्यूब लेंथ विल ऑलवेज बी इक्वल टू यू नॉट प्लस वी नॉट। एक चीज याद रखो यहाँ पे, अगर ये नेगेटिव दोनों में से कोई भी नेगेटिव हो सकता है, लेकिन नेगेटिव वैल्यू नहीं लेनी है आपको, लेंथ लेना है यहाँ पे। लेंथ आपका हमेशा यू नॉट प्लस वी नॉट, ये पॉजिटिव वैल्यू ही लेंगे। करेक्ट तरीके से देखें तो ये वी नॉट प्लस यू नॉट ऐसा ही होगा, करेक्ट तरीके का देखें, ठीक है। दिस विल बी ऑलवेज द पॉजिटिव वैल्यू। फॉर्म दैट इंफिनिटी, मैग्नीफाइंग पावर भाई साहब ये हो जाएगा आपका, ठीक है। ट्यूब लेंथ विल बी वी नॉट प्लस एफ ई, ठीक है, वी नॉट प्लस एफ ई, ठीक है, ट्यूब लेंथ अगर फाइनल इमेज आपका इंफिनिटी में हो रहा है, ठीक है। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, मैग्नीफाइंग पावर आपका क्या हो जाएगा बोलो, माइनस एफ बाई यू ई, माइनस एफ नॉट बाई यू ई, मतलब फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव अपॉन डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द आई पीस, ठीक है। बट जाके उधर तन्वी का घड़ी छीन कर लाओ तो भाई साहब, 25 हो रहा है, 4 बजे का क्लास है, अभी आ रही है घड़ी देखते देखते। ओके, व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट डी, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका माइनस एफ नॉट बाई एफ ई, 1 प्लस एफ ई बाई डी, ये हो गया ट्यूब लेंथ। ओके ओके ओके, व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, तो ये हो जाएगा भाई साहब आपका फाइनल इमेज। ओके ओके ओके, कैसेगेरियन टेलीस्कोप, ज्यादा इसमें आएगा नहीं सवाल, ठीक है, बट स्टिल ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। फिश इन वाटर एट डेप्थ एच सीज द होल वर्ल्ड आउटसाइड, आपका जो ये फिश का विजन है, देखो ये वाला अपन ने किया था, ये फिश का विजन ऐसे दिखेगा, ठीक है। एक फिश जो वाटर के इनसाइड है, तो इसका भाई साहब अ फिश इन वाटर एट डेप्थ एच सीज द होल वर्ल्ड आउटसाइड, इसकी पूरी दुनिया भाई साहब इस रेडियस में दिखेगी, ठीक है। सीज द होल वर्ल्ड आउटसाइड इन हॉरिजॉन्टल सर्कल ऑफ रेडियस, क्यों ऐसा ही, क्यों इसके बियॉन्ड क्यों नहीं दिखेगा, हाँ नहीं, तुम्हारा यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो फिश देख रहा है, तो ray of light is going from denser to rarer medium, so there is a high possibility of what happening, total internal reflection। तो इसके बाद तो एक एंगल यहां से, तो ये रिफ्रैक्शन यहां से होकर आ रहा है भाई साहब, ठीक है, ये यहां से, लेकिन एक एंगल के बाद तो भाई साहब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा ना, मतलब उसका विजन उसके बियॉन्ड नहीं होगा, ठीक है। सो आर इज इक्वल टू एच टैन थीटा ऑफ सी, वेयर थीटा इज द क्रिटिकल एंगल, ठीक है, एच अपॉन म्यू स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, ये प्रूफ मैंने किया हुआ था, ठीक है। ओके, सवाल है देखो, द लेंथ ऑफ एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इज 16 सेंटीमीटर एंड इट्स मैग्नीफाइंग पावर इज 3, द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस विल बी, चलिए फटाफट करना है भाई साहब इसको। ये क्या असर्शन रीजन कहां से हो गया, यहाँ तो ऑप्शन इज, अच्छा मैंने गलत कॉपी कर लिया है, मतलब सवाल यहां तक ही है ना। ओके
हो गया भाई साहब? हाँ? अरे हुआ किसी का? दिया है ये मेरे से। एक स्कूल से देते हैं ये सब? तो नहीं है। पीडीएफ दिया है। फॉरवर्ड करो ना उसको। अरे सर, अब ऐसा करो 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 जल्दी जल्दी जल्दी। क्या हो जाएगा? एम की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई? एम की वैल्यू बोलो भाई साहब क्या हो जाएगी? अरे चाचा चाची, एम की वैल्यू क्या हो जाएगी? एफ ओ बाई एफ ई। ठीक है। मैग्नीफाइंग पावर इज 3। द लेंथ ऑफ द एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप मैग्नीफाइंग पावर इज 3। तो एफ ओ और ये हो गया भाई साहब आपका एफ ई। ठीक है। फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव विल बी इक्वल टू 3 टाइम्स फोकल लेंथ ऑफ आईपीस। और अभी अभी आपने पढ़ा भाई साहब द लेंथ ऑफ एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप लेंथ कितना होता है? बोला हो बोला। हाँ, एफ ई दोनों आपके इसमें मतलब हाँ ठीक है ऑब्जेक्टिव और आईपीस। तो आपका भाई साहब कितना हो जाएगा बोलो? एफ ओ की जगह पे अपन लिख सकते हैं 3 ऑफ एफ ई प्लस एफ ई और लेंथ कितना दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर। तो एफ 4 एफ ई इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। तो एफ ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब 4 सेंटीमीटर। एफ ई की वैल्यू हो गई भाई साहब 4 सेंटीमीटर। द फोकल लेंथ ऑफ द लेंसेज विल बी हाउ मच 4 सेंटीमीटर। और ये क्या दूसरा क्या है भाई साहब? हाँ अच्छा एफ और एफ ई दोनों की वैल्यू निकालिए ना। ओके तो आपका भाई साहब एफ ओ हो जाएगा कितना 4 टाइम्स ऑफ एफ ई है ना? नहीं यार 3 टाइम्स ऑफ एफ ई 3 टाइम्स ऑफ एफ ई। ठीक है 3 टाइम्स ऑफ एफ ई। सो दैट विल बी 3 इंटू 4 दैट्स गोइंग टू बी हाउ मच हम पीपल हम 12 सेंटीमीटर हम। ठीक है तो ये हो गया आपका 12 सेंटीमीटर। क्लियर है? ओके 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 12 सेंटीमीटर। अरे ऑफ मोनोक्रोमैटिक लाइट 2024 का सैंपल क्वेश्चन पेपर का सवाल है। अरे ऑफ मोनोक्रोमैटिक लाइट passes through an equilateral glass prism in such a way that the angle equilateral glass prism मतलब इक्विलैटरल ग्लास प्रिज्म मतलब सारे एंगल 60 डिग्री नहीं फिर क्या कौन सा एंगल आपको मतलब है? ए ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एंगल ऑफ द प्रिज्म विल बी हाउ मच 60 डिग्री। मोनोक्रोमैटिक लाइट पासेस थ्रू एन इक्विलैटरल इन सच अ वे दैट द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ इमर्जेंस। मतलब यहां पे क्या बोला जा रहा है? आई की वैल्यू ई के बराबर। ठीक है एंगल आई इज इक्वल टू एंगल ई एंड ईच ऑफ दीज एंगल्स इज 3/4 टाइम्स द एंगल ऑफ द प्रिज्म। ये दोनों भी एंगल क्या है 3/4 टाइम्स द एंगल ऑफ द प्रिज्म। एंगल ऑफ द प्रिज्म कितना निकाला भाई साहब आपने 60 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा 4 15 मतलब आपका 45 डिग्री।
मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू 45 डिग्री एंड दैट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ इमर्जेंस। आर वी क्लियर? क्लियर है भाई साहब? बहुत बढ़िया। डिटरमिन द एंगल ऑफ डेविएशन एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म। ठीक है, एंगल ऑफ डेविएशन पूछा है आपसे और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बोलो भाई साहब डेविएशन कहां हो जाएगा, कैसे निकालेंगे भाई साहब? तो म्यू इज, लेकिन ये यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं मालूम ना, डेविएशन भी नहीं मालूम, तुम इसको यूज कैसे करोगे? हाँ समझ में आ रहा है तुम जो बोल रहे हो, ये डेविएशन मिनिमम अपॉन 2 अपॉन साइन ए बाई 2, लेकिन तुम्हारे यहाँ पे दो अननोन क्वांटिटीज है, ये और ये दोनों भी। ठीक है, तो तुमको पहले भाई साहब डेविएशन मिनिमम निकालना पड़ेगा। 2 माइनस ए, मिनिमम डेविएशन में क्या हो जाएगा देखो। ठीक है, मिनिमम डेविएशन हो जाएगा भाई साहब आपका 2i माइनस ए, ये होता है आपका मिनिमम डेविएशन। ठीक है, 2i माइनस ए। देखो जब एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ इमर्जेंस के बराबर हो तभी आपका मिनिमम डेविएशन होगा। ठीक है, और यहाँ पे दिया हुआ है when I is equal to e, this is a case of minimum deviation। मिनिमम डेविएशन तो आपका भाई साहब होता क्या है यहाँ पे, हाँ तो मिनिमम डेविएशन भाई साहब आपका वैल्यू कितना हो जाएगा, 2i माइनस ए। ठीक है, एक्चुअली में होता क्या है देखो, i प्लस ई, एंगल i प्लस एंगल ई, दिस इज इक्वल टू a प्लस मिनिमम, a प्लस डेविएशन, ये होता है आपका। ठीक है, अभी इस केस में क्या हो रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंस, तो इस जगह पे अपन क्या लिख सकते हैं, 2i लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये वाला हो जाएगा मिनिमम डेविएशन, तो ये हो जाएगा a प्लस मिनिमम डेविएशन, तो मिनिमम डेविएशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2i माइनस a, so this will be minimum deviation बच्चा पार्टी। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके, तो अभी मिनिमम डेविएशन निकाल लो भाई साहब, मिनिमम डेविएशन की वैल्यू, मिनिमम डेविएशन की वैल्यू आ गई 2 इंटू आई, आई की वैल्यू कितनी आई थी भाई साहब आपकी 45 ना, 2 इंटू 45 माइनस ए की वैल्यू कितनी है 60, सो दैट विल बी 90 माइनस 60, दैट इज 30 डिग्रीज। ठीक है, तो ये हो गया आपका 30 डिग्रीज। ओके, तो म्यू की वैल्यू साइन ए की वैल्यू कितनी है 60, डेविएशन मिनिमम 30 अपॉन 2। ओके, ये हो गया अपॉन साइन 30 बाई 2, तो ये हो गया साइन 15। हाँ 30 ना, सॉरी साइन 30 होगा ना, 30 बाई 2 ना, 30 बाई 2 मतलब हो गया तुम्हारा, हाँ 60 बाई 2, सॉरी सॉरी 30 डिग्रीज। ठीक है, ओके, तो ये हो गया आपका 90 बाई 2, दैट इज साइन ऑफ 45 अपॉन साइन ऑफ 30, साइन ऑफ 45 अपॉन साइन ऑफ 30, तो म्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन 45 की वैल्यू 1 बाई अंडर रूट 2 और साइन 30 की वैल्यू भाई साहब हाफ 1 बाई 2, तो तुम्हारा हो गया भाई साहब यहाँ पे 2 बाई अंडर रूट 2 है ना, 1 बाई अंडर रूट 2, रूट 2। ठीक है, अंडर रूट 2। ठीक है, ओके। एंगल ऑफ डेविएशन भाई साहब तुम्हारा कितना हो गया यहाँ पे 30 डिग्रीज, ये हो गया तुम्हारा पहला आंसर। एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1.41। ठीक है, अंडर रूट 2 मतलब 1.41। ठीक है, क्लियर 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 भाई साहब, बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया। अंडर रूट 2 आ गया इधर और मिनिमम डेविएशन आ गया भाई साहब कितना आपका 30 डिग्रीज। ठीक है, अंडर रूट 2। ओके ओके ओके, show that the least possible distance between an object and its real image in a convex lens is 4f, where f is the focal length of the lens। चलिए भाई साहब इसको करना है भाई साहब फटाफट। This possible between an object and its real image, रियल इमेज कहां बनता है, समझो ऑब्जेक्ट इधर है, यहां लेंस है, रियल इमेज किस तरह बनेगा, इस तरफ कि इस तरफ, अरे लेंस का आगे और पीछे क्या भाई साहब, मैं तेरे को ये बोल रहा हूं कि ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये लेंस है, तो रियल इमेज किधर बनेगा, इस तरफ। ओके ठीक है, मिरर में उल्टा होता है ना, मिरर में उल्टा होता है। खैर, तो यहाँ पे आपका समझ लो ये लेंस है, दिस इज बेसिकली द लेंस। ठीक है, और लेट्स से ऑब्जेक्ट आपने यहाँ पे रखा है भाई साहब। ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे इमेज बन रहा है भाई साहब। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट और क्योंकि रियल इमेज बन रहा है, तो लेट्स से इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है भाई साहब, लेट्स से डिस्टेंस है डी, क्योंकि यहाँ पे देखो क्या बोला जा रहा है, लीस्ट पॉसिबल डिस्टेंस बिटवीन एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स रियल इमेज, दिस इज द ऑब्जेक्ट बच्चा पार्टी एंड दिस इज द रियल इमेज, तो ये आपका डिस्टेंस हो गया। ठीक है, डिस्टेंस डी एंड इट्स रियल इमेज इन अ कॉन्वेक्स लेंस इज 4f, वेयर f इज द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। इसको कैसे करेंगे भाई साहब, बहुत आसान है, चलो चलो मोहतरमा बताओ कैसे करेंगे। हाँ नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ये सवाल वैसा नहीं है, नो 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 नो,
ऐसा सवाल नहीं है, यहां पे तुमको डिस्टेंस और फोकल लेंथ के बीच में ये चाहिए। हाँ, वैसा वाला सवाल है ये। देखो भाई साहब, समझ लो मैंने मान लिया कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तुम्हारा है भाई साहब एक्स, तो इमेज डिस्टेंस कितना हो जाएगा बोलो, डी माइनस एक्स, है कि नहीं? ऑब्जेक्ट और इमेज में डिस्टेंस है डी का, तो तुमने भाई साहब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को मान लिया, तो लेट से तुमने यू को माना एक्स, तो आपका वी कितना हो जाएगा भाई साहब, डी माइनस एक्स। अब आ जाओ भाई साहब यहाँ पे, वन बाई एफ, सही क्या है फॉर्मूला भाई साहब आपका, वन बाई एफ इज इक्वल टू वन बाई वी माइनस वन बाई यू, ठीक है? तो वन बाई एफ, अभी वी तुम्हारा भाई साहब पॉजिटिव है क्योंकि ये इस तरफ है कि नहीं? तो इसको तुम लिखोगे क्या, डी माइनस एक्स, और ये माइनस माइनस एक्स, क्योंकि समझ में आ रहा है क्यों माइनस माइनस एक्स होगा, क्योंकि इस तरफ है ना भाई साहब, ठीक है? तो ये हो जाएगा x इंटू डी माइनस एक्स, ठीक है? अब कर लो भाई साहब, ये हो गया x इंटू डी माइनस एक्स, और यहां पे हो गया आपका प्लस, है कि नहीं? प्लस, तो x प्लस डी माइनस एक्स, ये हो गया वन बाई एफ, ये और ये आपका कैंसिल हो गया, ये हो गया डी अपॉन एक्स इंटू डी माइनस एक्स इज इक्वल टू वन बाई एफ। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ओके, तो ये हो जाएगा भाई साहब कितना आपका, देखो यहाँ पे dx माइनस एक्स का स्क्वायर, है ना, इस तरफ ला रहा हूं मैं, इज इक्वल टू एफ डी, और अपन लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ डी, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? माइनस वन से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है? माइनस वन से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया आपका कितना, एक्स स्क्वायर माइनस डी एक्स प्लस एफ डी इज इक्वल टू जीरो। ये आपका क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट की वैल्यू क्या होती है, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाई टू ए होता है ना? माइनस बी बोलो भाई साहब क्या हो जाएगा, माइनस माइनस डी प्लस माइनस बी स्क्वायर मतलब कितना हो गया, डी का स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए वन इंटू सी दैट इज एफ डी, ठीक है, अपॉन टू ए। तो भाई साहब इसको अगर रियल होना है तो यहाँ पे कितना हो गया भाई साहब, ये हो जाएगा आपका बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी हैज टू बी ग्रेटर देन जीरो, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू, तो ये आपका बी स्क्वायर को फोर ए सी से ज्यादा होना ही पड़ेगा। बी स्क्वायर मतलब हो गया तुम्हारा डी स्क्वायर हैज टू बी ग्रेटर देन फोर एफ डी, फोर एफ डी है ना भाई साहब, फोर एफ डी मतलब डी की वैल्यू किससे ज्यादा होनी चाहिए, फोर एफ से, यही पूछा है देखो, रियल इमेज इन अ कॉन्वेक्स लेंस इज फोर एफ, ठीक है, इससे ज्यादा होना चाहिए, ठीक है? शो दैट द लीस्ट पॉसिबल डिस्टेंस, मतलब इससे कम वैल्यू नहीं हो सकती, लीस्ट पॉसिबल डिस्टेंस इज डी हैज टू बी ग्रेटर देन फोर एफ, ठीक है? क्लियर है? इसको फुलफिल करने के लिए इसको प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ताकि इसका सोल्यूशन आवे। आर वी क्लियर? मैथमेटिक्स का सवाल ज्यादा है इन फिजिक्स, ओके। डी हैज टू बी, ये वाला लिखना जरूरी है, ग्रेटर देन इक्वल टू फोर एफ, ठीक है? ओके ओके ओके। In an astronomical telescope in normal adjustment, a straight black line of length L is drawn on the objective lens. The eyepiece forms a real image of this line whose length is L. What is the angular magnification? चलिए फटाफट करना भाई साहब इसको। लीनियर मैग्निफिकेशन निकाल लो, एंगुलर मैग्निफिकेशन निकल जाएगा। एंगुलर मैग्निफिकेशन लीनियर मैग्निफिकेशन का रेसिप्रोकल ही होता है मोस्टली। चलिए फटाफट करना भाई साहब, आपका 2024 का एसक्यूपी का सवाल है।
हो गया? देखो यहां पे अगर ये बोला जा रहा है ना क्या दिया हुआ है, नॉर्मल एडजस्टमेंट फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट। नॉर्मल एडजस्टमेंट की वजह से डिस्टेंस कितना हो जाएगा, एफ ओ प्लस एफ ई हो जाएगा आपका डिस्टेंस। ठीक है, तो मतलब आप यू को क्या लिख सकते हैं, यू क्योंकि आपका हमेशा नेगेटिव ही होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, सो दैट विल बी माइनस एफ ओ प्लस एफ ई। ठीक है, माइनस एफ ओ प्लस एफ ई, ये हो जाएगा यू का वैल्यू। ठीक है, अभी हम आते हैं भाई साहब लेंस के फॉर्मूले में, वो क्या है आपका, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ठीक है, is drawn with the eyepiece forms a real image of this line whose length is L. Real image of this line whose length is L. तो आपका 1/v का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/f प्लस 1/u है ना। तो यहाँ पे 1/f eyepiece is forming the real image ना, by fe माइनस 1/fo प्लस fe। तो ये हो जाएगा भाई साहब कितना, fe इंटू एफ ओ प्लस एफ ई। इधर हो गया भाई साहब एफ ओ प्लस एफ ई माइनस एफ ई। तो ये हो गया एफ ओ अपॉन एफ ई, एफ ओ प्लस एफ ई। ये क्या हो गया आपका 1/v। तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई साहब, एफ ई अपॉन एफ ओ प्लस एफ ई अपॉन एफ ओ। ठीक है, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव। तो आपका भाई साहब लीनियर मैग्निफिकेशन, व्हाट इज द एंगुलर मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन भाई साहब क्या हो जाएगा, लीनियर मैग्निफिकेशन इज v बाई यू। ठीक है, v बाई यू। तो v है आपका एफ ई अपॉन एफ ओ प्लस एफ ई अपॉन एफ ओ अपॉन अपॉन भाई साहब, हाँ हाँ, माइनस नहीं, ये आपका एफ ओ प्लस एफ ई यही लग जाएगा भाई साहब। ठीक है, माइनस हाँ साइन में हम दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अपना इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है ना। तो आपका देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये होता क्या है लीनियर मैग्निफिकेशन, इमेज लेंथ अपॉन ऑब्जेक्ट लेंथ है ना, ऑब्जेक्ट लेंथ। तो आपका इमेज लेंथ अपॉन ऑब्जेक्ट लेंथ कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पे दिया हुआ है रियल इमेज का लेंथ आपका एल दिया हुआ है और ऑब्जेक्ट का लेंथ आपका कैपिटल एल दिया हुआ है। ठीक है, मैग्निफिकेशन मतलब क्या होता है, हाँ आप बोल रहे हो जो माइनस वो सेम सही होगा, लेकिन फिलहाल हम यहाँ पे डिस्टेंस से कंसर्न है। ठीक है, तो आपका भाई साहब ये और ये हो गया आपका कैंसिल। ठीक है, तो आपका एफ ई बाई एफ ओ ये क्या आ गया, इमेज लेंथ अपॉन ऑब्जेक्ट लेंथ, दैट इज एल अपॉन एल। ठीक है, ओके, तो आपका एंगुलर मैग्निफिकेशन भाई साहब क्या होता है, एंगुलर मैग्निफिकेशन इज दिस एल अपॉन एल, दैट विल बी एफ ओ बाई एफ ई। ये हो जाएगा आपका एंगुलर मैग्निफिकेशन, दिस विल बी द एंगुलर मैग्निफिकेशन। ठीक है, करेक्ट, ओके ओके ओके, एफ ओ बाई एफ ई, एल बाई एल, ये हो जाएगा आपका एंगुलर मैग्निफिकेशन। करेक्ट, चलो भाई साहब, a biconvex lens made of transparent material of refractive index 1.25 is immersed in water of refractive index 1.33. Will the lens behave as a converging lens or a diverging lens? Justify your answer. सैंपल क्वेश्चन पेपर 2023 का सवाल है। क्या था आपका भाई साहब, अरे ये वाला अभी जो फॉर्मूला हमने पढ़ा, लेंस मेकर्स फॉर्मूला क्या है, म्यू माइनस वन बाई आर टू। ठीक है, और ये क्या है भाई साहब आपका 1/f, ये आपका लेंस मेकर्स फॉर्मूला है ना। A biconvex lens made of a transparent material of refractive index 1.25 is immersed in water. तो अगर आपका भाई साहब समझ लो जब इसको एयर में रखा है हमने, ठीक है, तो ये 1/f ऑफ एयर
ठीक है, एयर में जब रखा है तो ये क्या होगा भाई साहब, ये ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर है ना। इस म्यू की वैल्यू देखो, दिस विल बी -1 और यहाँ पे 1/r1 -1/r2 व्हेन द लेंस इज केप्ट इन एयर। आर बी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, तो यहाँ पे अपन बोल सकते हैं व्हेन द लेंस इज केप्ट इन एयर। ठीक है, और अगर हम दूसरे मीडियम में रखते हैं तो उसका क्या हो जाता है बोलो? तो 1 व्हेन द लेंस इज केप्ट इन वाटर है ना। तो यहां पे क्या हो जाएगा? बोलो ना, बोलो जल्दी से बोलो। हाँ ओके, तो म्यू ग्लास अपॉन म्यू वाटर, म्यू ऑफ ग्लास अपॉन म्यू ऑफ वाटर, एक्चुअली दोनों का भाई साहब कंपेयर टू एयर है। ठीक है, दोनों का भाई साहब कंपेयर टू एयर है। म्यू ऑफ ग्लास बोलोगे तो किसके साथ कंपेयर करो? एयर के साथ ही ना। म्यू ऑफ वाटर बोलोगे तो किसके साथ कंपेयर करो? एयर के साथ। म्यू ऑफ ग्लास अपॉन म्यू ऑफ वाटर -1 और बोलो भाई साहब, ये तो वही रहेगा, ये तो फिजिकली चेंज नहीं हुआ है ना, रेडियस तो चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, सो दिस इज हैपनिंग व्हेन द लेंस इज केप्ट व्हेन द लेंस इज केप्ट इन वाटर। ठीक है, समझ में आ रहा है भाई साहब ये? ओके, तो अपन अभी भाई साहब अगर ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1वां, इक्वेशन नंबर 2वां। ठीक है, तो डिवाइडिंग 2/1। ठीक है, तो 1/f a अपॉन 1/f w, दिस विल बी इक्वल टू, ये कैंसिल म्यू ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर -1 अपॉन म्यू ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, म्यू ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर -1। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, तो ये क्या दिखाएगा आपका भाई साहब? f ऑफ वाटर अपॉन f ऑफ एयर, लेकिन ये ऊपर चला गया। फोकल लेंथ इन वाटर अपॉन फोकल लेंथ इन एयर, इसका भाई साहब बोलो क्या आ जाएगा? म्यू ऑफ ग्लास, ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, ट्रांसपेरेंट मटेरियल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो ये हो गया आपका कितना? 1.25 -1। ठीक है, इसका भाई साहब बताओ यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1.25 अपॉन 1.33 -1 है कि नहीं? ठीक है, क्लियर है? तो भाई साहब, फोकल लेंथ इन वाटर अपॉन फोकल लेंथ इन ग्लास, फोकल लेंथ इन वाटर अपॉन, क्या कर रहा हूं यार मैं, फोकल लेंथ इन एयर, ये हो गया आपका कितना? 0.25। ठीक है, ये कितना हो जाएगा भाई साहब? ये हो गया यहाँ पे 1.33 है ना, 1.33, और यहाँ पे 1.25 माइनस 1.33, 8 ना, 0.08 माइनस 0.08। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ना देखो, आपसे पूछा नहीं है कि क्या होगा, मतलब कितना आएगा वैल्यू, तो ये आ गया -0.25 इंटू 1.33 अपॉन 0.08। ठीक है, तो फोकल लेंथ इन वाटर ऑफ द लेंस विल बी इक्वल टू फोकल लेंथ इन एयर इंटू -0.25 इंटू 1.33 इंटू 0.08। क्या ये समझ में आ रहा है? फोकल लेंथ इन एयर तुमको मालूम है कितना है वैसा, 1.25 है, तो ये हो गया आपका 1.25, नहीं फोकल लेंथ इन ईयर वो नहीं है, सॉरी सॉरी। अभी हाँ, अब बताओ मुझे यहाँ पे आंसर क्या होगा तुम्हारा? हाँ, ये डाइवर्जिंग लेंस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो फोकल लेंथ इन एयर, अब जब ये एयर में था तो कैसे बिहेव कर रहा था? एज अ बाई कॉन्वेक्स लेंस। बाई कॉन्वेक्स लेंस का भाई साहब फोकल लेंथ क्या होता है? पॉजिटिव। ठीक है, तो ये पोर्शन तो आपका पॉजिटिव होगा। ठीक है, क्या ये समझ में आ रहा है? बाई कॉन्वेक्स लेंस है मतलब कन्वर्जिंग लेंस है, सो दिस विल बी पॉजिटिव। However, this positive number is getting multiplied by a negative number. So your answer will be a negative number. So when focal length is negative, obviously what kind of lens it represents? A diverging lens. तो यहाँ पे भाई साहब converging और diverging, it will be a diverging lens. ठीक है, क्योंकि आपका फोकल लेंथ नेगेटिव आ गया है। यहाँ पे वैल्यू नहीं निकालनी है, आपको यहाँ पे बताना है कि भाई साहब कन्वर्जिंग लेंस या डाइवर्जिंग लेंस की तरह बिहेव करेगा। सो इट इज गोइंग टू बिहेव एज अ डाइवर्जिंग लेंस। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? ठीक है, हाँ जी, सप्लीमेंट चाहिए, वहां पे नहीं है क्या? हो गया तुम लोग का? हाँ हो गया, वेरी गुड वेरी गुड। इट विल बिहेव एज अ डाइवर्जिंग लेंस। चलो भाई साहब इसको करना है। अ रे पी क्यू इज इंसिडेंट नॉर्मली
ऑन द फेस ए बी ऑफ अ ट्राइंगुलर प्रिज्म, ये आपका प्रिज्म है, प्रिज्म का नीचे वाला हिस्सा खा गया क्या भाई साहब? ओके, चलिए ये प्रिज्म है, दिस इज बेसिकली अ प्रिज्म 60 डिग्री. Okay, the prism is made of a transparent material of refractive index 2 by under root 3. Trace the path of the ray as it passes through the prism. Calculate the angle of emergence and the angle of deviation. चलिए फटाक से सैंपल क्वेश्चन पेपर 2023. ओए 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 चतुर्भुज, जरा सीधे देख बैठो. हो गया, डन डन डन. हो गया भाई साहब. देखो, रे पी क्यू इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द फेस, ये नॉर्मल है यहाँ पे, तो क्या होगा मोहतरमा बताइए फटाफट. नॉर्मली इस पे गिर रहा है तो आगे क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा कि नहीं होगा, कितने एंगल पे होगा. जब कोई नॉर्मली इंसिडेंट होता है तो उसका रिफ्रैक्शन नहीं होता है, वो वैसे का वैसे ही चला जाता है. तो दिस इज गोइंग टू पास थ्रू नॉर्मली. समझ में आ रहा है, इधर भी नॉर्मली होगा, नो बेंडिंग इज ऑब्जर्व. ठीक है, समझ में आ रहा है. ये यहां पे नॉर्मल डाला आपने, ठीक है, ये है 60, ये है 90, ये वाला कितना हो जाएगा 30. ओके, तो तुम्हारा एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस सेकंड वाले फेज पे एंगल ऑफ इंसिडेंस. अरे भाई साहब इस वाले फेज पे देखो ना, ये आ रहा है रे, ये यहां पे स्ट्राइक किया, ठीक है, इस पे तुमने नॉर्मल ये ड्रॉ किया हुआ है, तुम्हारा एंगल कितना हो जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस 60, 90, और ये वाला कितना होगा भाई साहब 30. तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल कितना होगा 60. तुम्हारा एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा. अरे बोलो ना भाई साहब, क्या कंफ्यूजन है, क्या कंफ्यूजन है, तुम लोग 30 क्यों बोल रहे हो, विजुलाइज नहीं कर पा रहे हो शायद. देखो 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 भाई साहब, ये पहली बात तो ये नॉर्मल है, नॉर्मल है, 90 डिग्री है, कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगा, तो ये स्ट्रेट जाएगा विदाउट एनी बेंडिंग, स्ट्रेट गया विदाउट एनी बेंडिंग. ये हो गया 90, ये हो गया 60. मुझे बताओ ये वाला कितना हो जाएगा 30. ये आपका एंगल मिल गया. ठीक है, ओके. अभी इस सरफेस में मैं एक नॉर्मल ड्रॉ कर रहा हूं, इस सरफेस पे नॉर्मल, क्यों, मुझे एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालना है. तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा भाई साहब, ये नॉर्मल के साथ ये रे जितना एंगल बनाए, कितना एंगल बनाएगा, ये 30 है तो ये वाला कितना हो जाएगा, ऑब्वियसली 60 हो जाएगा भाई साहब. तो तुम्हारा एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो गया 60. समझ में आ रहा है,
सो व्हाट इज योर एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर द सेकेंड सरफेस? तो यहां पे हम बोल सकते हैं भाई साहब एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर द सेकेंड surface of the prism, this is going to be how much? 60 degrees. क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है भाई, सिंपल ज्योमेट्री ऐसा बोल सकते हैं अपन, क्योंकि आपका देखो यहाँ पे पी क्यू, यहाँ पे हम बोल सकते हैं पी क्यू फॉर द फर्स्ट सरफेस, पी क्यू फॉर द फर्स्ट सरफेस विल गो undeviated. PQ for the first surface will go undeviated as it is incident normally. As it is incident normally, it will go undeviated for the first surface. ठीक है? So from triangle AP, so let's say आपका भाई साहब यहाँ पे अपन ने लिख दिया इसको M. ठीक है? So from triangle AQM, from triangle AQM, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू 60 डिग्रीज. ठीक है, ओके. अभी यहां पे क्या दिया हुआ है देखो, प्रिज्म इज मेड अप ऑफ दिस मटेरियल. आपको यहां पे अगर क्रिटिकल एंगल निकालना हो तो क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला क्या है? अभी डिस्कस किया था. नहीं नहीं नहीं, क्रिटिकल एंगल ओके, साइन आई सी इज इक्वल टू 1 बाई म्यू. क्रिटिकल एंगल विल बी इक्वल टू 1 बाई म्यू. तुम्हारी म्यू की वैल्यू क्या दी हुई है? 2/3. तो यहाँ पे साइन आई सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/2 बाई √3. दैट विल बी हाउ मच? √3/2. ठीक है, साइन आई सी की वैल्यू भाई साहब कितनी हो गई? √3/2. तो मतलब आई सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 60 डिग्रीज. ठीक है, आई सी की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब? 60 डिग्रीज. आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? क्रिटिकल एंगल की वैल्यू हो गई 60 डिग्रीज. अगर क्रिटिकल एंगल की वैल्यू 60 डिग्रीज हो गई तो बताओ मेरे को ये वाला रे का क्या होगा? ये बराबर कितने पे इंसिडेंट है? क्रिटिकल एंगल पे. तो ये रेंगता हुआ जाएगा. टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होगा, लेकिन रेंगता हुआ जाएगा. ठीक है, तो दिस रे विल पास लाइक दिस. ये ऐसे जाएगा भाई साहब, ये रे ऐसे आया 60 डिग्रीज, ये रेंगता हुआ जाएगा. ठीक है, क्लियर है? ओके. ट्रेस द पाथ ऑफ द रे एज इट पासेस थ्रू द प्रिज्म. कैलकुलेट द एंगल ऑफ इमर्जेंस एंड द एंगल ऑफ डेविएशन. तो आपका एंगल ऑफ इमर्जेंस यहाँ पे कितना हो जाएगा? बोलो बोलो, एंगल ऑफ इमर्जेंस कितना हो जाएगा? ये 90 है, तो ये तुम्हारा एंगल ऑफ इमर्जेंस हो गया ना. तो एंगल ऑफ इमर्जेंस की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब? 90 डिग्री. ठीक है, एंगल ऑफ इमर्जेंस विल बी 90 डिग्री. एंड द एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन कैसे निकालोगे भाई साहब? ठीक है, तो आपका आई प्लस ई इज इक्वल टू ए प्लस डेविएशन, है ना. आई की वैल्यू कितनी है भाई साहब? ये इसकी वैल्यू कितने? आई की वैल्यू कितनी है? सॉरी 90 है ना, उधर तो 90 है ना. ठीक है, नहीं, आई की वैल्यू 0 है ना. नॉर्मल के साथ तो 0 ही है ना भाई, 0 ही हो गया ना. अरे इधर देखो ना, ये ऐसे आ रहा है. तुमने अगर इधर नॉर्मल डाला तो नॉर्मल के साथ कितना एंगल बनाएगा? 0. ठीक है, तो ये हो गया 0. इमर्जेंट का कितना आ गया भाई साहब? 90 डिग्री, है ना. ये नॉर्मल है, इसके साथ आपका ये है 60 डिग्री. ठीक है, तो डेविएशन भाई साहब कितने का हो जाएगा? 30 डिग्रीज का. डेविएशन इज ऑफ 30 डिग्रीज. क्लियर है भाई साहब? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? क्लियर क्लियर क्लियर. बहुत है, बढ़िया भाई साहब. डेविएशन हो गया आपका 30 डिग्रीज का. ठीक है, क्लियर क्लियर क्लियर. ओके ओके ओके, चलिए इसको करना है भाई साहब फटाफट. आपका सैंपल क्वेश्चन पेपर 2023. डन डन डन. बहुत बढ़िया भाई साहब. The critical angle for the total internal reflection of diamond in air is 24 डिग्री. क्रिटिकल एंगल है भाई साहब. ठीक है, मतलब आप यहां पे क्या बोल सकते हो? क्रिटिकल एंगल मतलब हो गया आपका IC. इसका वैल्यू कितना है? 24 डिग्री. क्रिटिकल एंगल फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फॉर डायमंड इन एयर इज, ठीक है, state the two statements given here are correct or incorrect. The critical angle for total internal reflection of diamond is more
than 24 degree when surrounded by water. बोलो भाई साहब, जब आपने इसको वाटर से सराउंड कर दिया, नहीं डेफिनेशन से कुछ नहीं, तू डेफिनेशन एफिशिएंट बहुत ज्यादा पड़ता है, मैंने देखा है तेरे नोट से भी। फिजिक्स में बहुत ज्यादा ये मैटर नहीं करेगा, मेरा ऐसा सुझाव, ठीक है। बाकी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन फिजिक्स में आपका ना प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बहुत ज्यादा है। बायो वगैरह में बहुत ज्यादा मैटर करता है इस तरीके के नोट्स, एकदम अच्छे नोट्स टाइप के, ठीक है। केमिस्ट्री में भी काफी सारा मैटर करता है, लेकिन फिजिक्स में ना एकदम आपको बहुत क्रिटिकल तरीके से सोचना पड़ेगा चीजों को, ठीक है। डेफिनेशन तुमको क्रिटिकल एंगल का डेफिनेशन मालूम है, तुमको वैसा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डेफिनेशन मालूम है, अभी तुम इसको अप्लाई कैसे करोगे? एप्लीकेशन इज ऑल दैट मैटर्स इन फिजिक्स। और इसीलिए लोगों का कम आता है, क्योंकि जिस ट्रेंड से आप बायोलॉजी या केमिस्ट्री पढ़ते हैं, उस ट्रेंड से आप फिजिक्स नहीं पढ़ सकते। यू कैन नॉट स्टडी, उसका अंदाज ही अलग है, ठीक है। और ये एक रीजन है कि आपका हिस्टोरिकली फिजिक्स में लोग मार्क्स कम आते हैं, इन स्पाइट ऑफ हैविंग द नॉलेज। रीजन है आपके एप्लीकेशन पे आप गैप आ जाता है, ठीक है। मैं इनके ऊपर बात नहीं कर रहा हूं, मैं सबकी बात कर रहा हूं। आप जितना भी अच्छा नोट्स बना ले, फिजिक्स में तो मैंने आज तक कभी नोट्स बनाए नहीं है, पहली बात तो ये है, ठीक है। बनाना चाहिए, लेकिन नोट्स मैटर नहीं करते हैं, आपका जो नॉलेज है उसका एप्लीकेशन मैटर करता है। अभी देखो क्रिटिकल एंगल और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ डायमंड इन एयर, ठीक है, ये है आपका भाई साहब। तो माई यहां पे अगर मैं बोलूं साइन आई सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बोलो 1 बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्या बोलो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू एयर, ऐसा लिख सकते कि नहीं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू एयर मतलब क्या हो जाएगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू एयर मतलब, अरे बोलो ना भाई साहब, क्या होगा? ऊपर क्या आएगा? अरे जब मैं ऐसे लिखता हूं ना 2 1, तो इसका मतलब क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1, ऐसा होता है ना। तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा बोलो? हाँ, ध्यान से देखो, ध्यान से। यहां पे जब मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट लिखता हूं, तो ऊपर आएगा सेकंड मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सेकंड मीडियम फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जब मैं ये लिख रहा हूं, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा? ऊपर क्या आएगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डी, है कि नहीं भाई साहब, अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए, तो म्यू ए बाई म्यू डी। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ओके, ये हो गया जब आपका कार्यक्रम चल रहा हो किसमें? एयर में, ठीक है। अभी आप आते हैं भाई साहब वाटर में, ठीक है। तो वाटर में साइन, ठीक है, स्टेट विद टू स्टेटमेंट। अभी आपका भाई साहब साइन आईसी की वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो? साइन आई डैश टी लिख रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर, है कि नहीं? ये क्या हो जाएगा बोलो? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। ओके, अभी मुझे बताइए इन दोनों में से किसकी वैल्यू ज्यादा होगी? उसकी वैल्यू ज्यादा होगी, क्योंकि दोनों का ऊपर का जो फैक्टर है वो तो सेम है कि नहीं? सेम है। नीचे का फैक्टर जिसका कम होगा वो ज्यादा होगा, है ना। तो अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर है, इन दोनों में से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका ज्यादा हुआ? डायमंड का ज्यादा हुआ। तो डायमंड का अगर ज्यादा हुआ तो मतलब ये वाला ज्यादा हो गया, मतलब आपका क्या हो जाएगा? क्रिटिकल एंगल ये इससे लेस हो जाएगा, साइन आई डैश सी में। मतलब जब आप एयर में रख रहे हो तो ये क्रिटिकल एंगल विल बी लेसर देन व्हेन यू आर कीपिंग इट इन वाटर, ठीक है। तो मतलब अगर एयर में आपका 24 डिग्री है, ठीक है, तो क्रिटिकल एंगल फॉर वाटर विल बी मोर देन 24 डिग्री। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? तो क्रिटिकल एंगल फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ डायमंड इज मोर देन 24 डिग्री व्हेन सराउंडेड बाय वाटर। दिस इज करेक्ट, ये आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, दिस स्टेटमेंट विल बी करेक्ट। द स्पार्कल ऑफ डायमंड इंक्रीजेस रिमार्केबली व्हेन प्लेस्ड इन वाटर। देखो, डायमंड का शाइन ना लस्टर नहीं है, जैसे आप बोलते हैं ना मेटल में लस्टर होता है, शाइन होता है, लेकिन डायमंड का शाइन लस्टर नहीं होता है। ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से हो रहा है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब होगा? जब आप क्रिटिकल एंगल को क्रॉस करोगे। क्रिटिकल एंगल जितना कम होगा उतना ज्यादा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, है कि नहीं? ठीक है। तो क्रिटिकल एंगल किसमें कम है, एयर में कि वाटर में? क्रिटिकल एंगल एयर में कम है, वाटर में ज्यादा है। तो मतलब कम रेज आपके क्रॉस करेंगे क्रिटिकल एंगल को, मतलब कम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। दिस विल बी फॉल्स, दिस विल बी फॉल्स, ठीक है। आपका एयर में ज्यादा स्पार्कल करेगा। ये सब आपको समझा के लिखना है, ठीक है। मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया इस तरह से, ठीक है, बट ये सब आपको समझा के लिखना है कि भाई आपका क्रिटिकल एंगल
जब क्रॉस करेगा तभी तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, टीआईआर होगा, और टीआईआर तब होगा जब उसकी वैल्यू कम हो। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे स्पार्कल ज्यादा कब करेगा, जब वो एयर में हो, ना कि वाटर में। ठीक है, सो दिस विल बी इनकरेक्ट, दिस विल बी बेसिकली करेक्ट। इस तरह से आपको भाषा में लिखना है। ठीक है, ओके, राइट टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज when an object is placed between optical center and focus of a thin convex lens, क्या हो जाएगा भाई साहब आपका, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा ना, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा शायद मेरे हिसाब से, इनलार्ज इमेज, हाँ वर्चुअल एंड इनलार्ज इमेज। ठीक है, ओके, और आपका भाई साहब ये हो गया ग्राफ, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। ओके, इक्विलैटरल प्रिज्म इज मेड अप ऑफ मटेरियल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3, द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द प्रिज्म इज, इक्विलैटरल प्रिज्म है तो भाई साहब ए की वैल्यू 60, बहुत बढ़िया भाई साहब। ठीक है, इक्विलैटरल प्रिज्म है तो ए की वैल्यू हो गई 60 डिग्री। ठीक है, इज मेड अप ऑफ रिफ्रैक्टिव मटेरियल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भाई साहब कितना है, √3, द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन भाई साहब ये आपको कैलकुलेट करना है। कैसे करोगे भाई साहब, जल्दी से बोलो। हो जाएगा, हाँ, म्यू इज इक्वल टू साइन ए प्लस मिनिमम डेविएशन अपॉन 2 अपॉन साइन ए बाई 2। ठीक है भाई साहब, तो म्यू की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, √3 साइन ए दैट इज 60 प्लस मिनिमम डेविएशन अपॉन भाई साहब 2, और यहाँ पे क्या है भाई साहब, साइन ए बाई 2, साइन ए बाई 2 मतलब हो गया तुम्हारा साइन 30। ठीक है, तो साइन 30 की वैल्यू होती है तुम्हारी 1/2, है ना, तो इसको अगर 1/2 को मैंने इधर ले लिया तो √3/2 हो गया, ये हो गया कितना बोलो, साइन 60 डिग्रीज प्लस मिनिमम डेविएशन अपॉन 2। ठीक है, इस लेफ्ट हैंड साइड को अपन क्या लिख सकते हैं, साइन 60 लिख सकते हैं। ठीक है, तो साइन 60 डिग्रीज इज इक्वल टू साइन 60 डिग्रीज प्लस डेविएशन मिनिमम अपॉन 2। ठीक है, साइन 60 डिग्री पर डेविएशन मिनिमम अपॉन 2, तो आपका भाई साहब इसको काट मत देना, ऐसा यहाँ पे सीधा लिखना 60 डिग्रीज प्लस डेविएशन मिनिमम अपॉन 2 इज इक्वल टू 60 डिग्रीज, तो ये हो गया आपका 120 डिग्रीज इज इक्वल टू 60 डिग्रीज प्लस डेविएशन मिनिमम, तो ये हो गया आपका 60 डिग्रीज इज इक्वल टू मिनिमम डेविएशन। यार इतना लंबा मिनिमम डेविएशन होगा, गड़बड़ लग रहा है। ठीक है, मिनिमम डेविएशन 60 है। ओके, ठीक है, चलिए मिनिमम डेविएशन 60 डिग्री। ठीक है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन? ओके, दूसरा सवाल आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है, गिवन द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ टू लाइट वेव्स ऑफ वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रॉम एंड 8000 एंगस्ट्रॉम ट्रैवलिंग इन वैक्यूम, बोलो। क्या करोगे? अरे बोला हो, जल्दी से बोला। ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। ठीक है भाई, तुम्हारा सी क्या होता है, लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी। तुम्हारे लैम्डा के ऊपर नीचे होने से सी में कुछ फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। वेलोसिटी ऑफ लाइट अगर आपने वैक्यूम रखा है, वेलोसिटी कब इंपैक्ट होगी, जब आप मीडियम को चेंज करेंगे। ठीक है, आपका पूरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो खेल है वो स्टार्ट ही होता है क्योंकि आप मीडियम को चेंज कर रहे हैं, और वो इसलिए चेंज हो रहा है क्योंकि आपका वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम चेंजेस। हियर यू हैव केप्ट द मीडियम एज वैक्यूम, व्हाई शुड द वेलोसिटी ऑफ लाइट चेंज अलोंग विथ योर वेवलेंथ? ठीक है, क्योंकि आप देखोगे लाइट में तमाम वेवलेंथ है, तो क्या ऐसा है कि आपके ऊपर व्हाइट लाइट जब आ रही है पूरा पूरा व्हाइट लाइट ही आ रही है ना? क्या ऐसा है कि रेड पहले आ रहा है फिर भाई साहब ऑरेंज बाद में आ रहा है? ऐसा तो सबका वेवलेंथ तो अलग अलग है, लेकिन is it happening with you that you are receiving the velocities at a little later or at a little earlier for different wavelengths? No. ठीक है,
So long as the medium is not changing, your velocity is going to remain the same. तो दोनों के लिए भाई साहब वेलोसिटी सेम होगी, तो हम यहाँ पे 1:1 लिख सकते हैं. ठीक है, वी कैन से दैट इट इज 1:1. कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, मतलब इसमें आपका कोई मैथमेटिकल सवाल नहीं है. ठीक है, ओके. स्टेट विद द हेल्प ऑफ अ राइट, यार ऑप्टिकल फाइबर, देखो ऑप्टिकल फाइबर्स पे सवाल है ये. ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर्स ये हो गया वही. देखो ऑप्टिकल फाइबर जैसे बनेगा, यहाँ पे आपके क्या हो जाएंगे, हर सरफेस पे आपका क्या हो रहा है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. ठीक है, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिकल फाइबर्स. सो ऑप्टिकल फाइबर्स आर एक्सटेंसिवली यूज्ड फॉर ट्रांसमिटिंग बोथ ऑडियो एंड वीडियो सिग्नल्स. मेडिकल में बहुत ज्यादा यूज होता है आपका. ठीक है, तो यहाँ पे दोनों भी आपके इन द फॉर्म ऑफ लाइट फ्रॉम वन एंड टू अदर ऑन द बेसिस ऑफ मल्टीपल इंटरनल रिफ्लेक्शन. ठीक है, मैं आपको इसलिए वो बता रहा हूं क्योंकि मेरे डैड का जब ऑपरेशन हुआ था, उनके हार्ट में कंजेशन था, तो वैसे ही किया था और वो देख भी रहे थे ऐसे ही. ठीक है, ही वॉज एबल टू सी इट, मतलब उनके थाई से ऐसे तार गया और वहां पे गया और उस जहां पे प्लेग था, मतलब प्लेग मतलब आपका जाम था, उसको ऐसे क्लीन हो रहा है, वो देख रहे हैं ऐसे. तो मैं भी दिख रहा था. ठीक है, तो अलाउड था, एक पेशेंट के साथ एक है वो अलाउड रहता है, तो पूरा दिख रहा था हमको. दिस इज सेम ऑप्टिकल फाइबर्स, ऐसे ही जा रहा था ये. यहाँ पे कैमरा फिट होता है, छोटा सा कैमरा फिट होता है, वो देखता रहता है, मतलब पूरा इमेज आपको दिखाएगा और वो ऐसे घूम रहा है. देख रहा हूँ पूरा प्लेग साफ करा और फिर उसने स्टेन लगा दिए, ऐसे 2 स्टेन लगा दिए. स्टेन्स होते हैं मतलब ऐसे सर्कुलर डिस्क होते हैं, ताकि पाइप में फ्लो बना रहे. ठीक है, पाइप में फ्लो बना रहे. दैट इज हाउ इट इज. ओके, तो ये हो गया आपका लाइट, ये हो गया क्लैडिंग. अपोलो हॉस्पिटल में था, तो उसमें ना एक पेशेंट के साथ, पेशेंट भी अपना ऑपरेशन देख सकता है आज की तारीख में, क्योंकि आज की तारीख में एनेस्थीसिया लोकल होता है. हाँ, ओपन हार्ट सर्जरी डिफिकल्ट ऑपरेशन होते हैं, वो भाई साहब 8-9 घंटा चलते हैं, 6-7 घंटा तो चलते ही है, और वो उसमें आपको पेशेंट को पूरा ही बेहोश करना पड़ेगा. लेकिन यहाँ पे लोकल एनेस्थीसिया से आप पेशेंट को ट्रीट कर सकते हैं. ठीक है, मतलब जहां पे आपका वो है उधर ही सिर्फ एनेस्थीसिया देना है. ठीक है, एक मिनट रुक जाए यार, इसको उधर भेज रहा हूँ. तो यहाँ पे देखो, यूज इन विजुअल एग्जामिनेशन ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स लाइक स्टमक एंड इंटेस्टाइन बाय द मेथड ऑफ एंडोस्कोपी इन मेडिकल साइंस. ठीक है, एंजियोप्लास्टी भी बोलते हैं इसको हम. ठीक है, ओके. हार्ट के लिए एंजियोप्लास्टी यूज होता है. रे ऑफ इंसिडेंट लाइट ऑन फेस ए बी ऑफ एन इक्विलैटरल ग्लास प्रिज्म शोज मिनिमम डेविएशन ऑफ 30 डिग्री. कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट. 2023 का सैंपल क्वेश्चन पेपर का सवाल है भाई साहब. रे ऑफ लाइट, तो आपका भाई साहब यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस, रे ऑफ लाइट, अच्छा इंसिडेंस एंगल नहीं मालूम है, ओके, ये कैलकुलेट करना है. इक्विलैटरल ग्लास प्रिज्म मतलब ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब, 60 डिग्री. ठीक है, शोज मिनिमम डेविएशन, डेविएशन मिनिमम आपका कितना है भाई साहब, 30 डिग्रीज का. कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट टू द प्रिज्म. तो आप भाई साहब यहाँ पे क्या लिख सकते हो, म्यू इज इक्वल टू साइन ए प्लस मिनिमम डेविएशन अपॉन 2, और इधर कितना हो जाएगा बोलो, साइन ए बाई 2. ठीक है, साइन ए बाई 2. ओके, बोलो भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस विल बी साइन ए, मतलब हो गया आपका 60 प्लस मिनिमम डेविएशन दैट इज 30 बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2. साइन ए बाई टू मतलब हो गया आपका 60/2. ठीक है, तो इधर हो रहा है आपका कितना, साइन 60 प्लस 30, तो ये हो गया साइन 45, ये हो गया आपका साइन 30. ठीक है, तो म्यू की वैल्यू भाई साहब क्या हो जाएगी, साइन 45 मतलब हो गया 1/√2. साइन 30 की वैल्यू हो गई भाई साहब कितनी, 1/2, 1/2. ठीक है, म्यू की वैल्यू. ठीक है, तो ये हो गया आपका कितना भाई साहब, 1/√2 इंटू 2/1. ये हो गया आपका म्यू का वैल्यू, तो ये हो गया आपका कितना भाई साहब, √2. तो म्यू की वैल्यू हो गई √2. ठीक है, ओके. अरे ऑफ लाइट, मिनिमम डेविएशन, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट. तो स्पीड ऑफ लाइट कितना हो जाएगा भाई साहब, म्यू, म्यू विल बी इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन, तो आपका म्यू होता है क्या, सी बाई वी. वेरी गुड भाई साहब, तो ये हो गया आपका सी बाई वी. सी हो गया वेलोसिटी ऑफ लाइट, वी दैट विल बी √2. ठीक है, दैट विल बी √2.
ठीक है, तो आपका भाई साहब यहाँ पे क्या चाहिए था अपने को? v, ये v चाहिए था ना भाई साहब, तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी? c बाई अंडर रूट टू, दैट इज 3 इंटू 10 अपॉन 1.41, ठीक है, 3 इंटू 10 रेज़ टू 8। क्लियर है? फाइंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस एट फेस AB सो दैट द इमर्जेंट रेज गेसेस थ्रू द फेस AC। कैसे आएगा भाई साहब? यहाँ पे आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस AB so that the emergent ray, find the angle of incidence on the face AB so that the emergent ray grazes, तो क्या होगा बोलो? इमर्जेंट रे ग्रेज कर रहा है, इमर्जेंट रे ग्रेज कर रहा है, मतलब ये वाला एंगल कितना होना चाहिए? क्रिटिकल एंगल होना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो मतलब आपका R2 का वैल्यू क्या होना चाहिए? क्रिटिकल एंगल। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम भाई साहब ये एंटर किया यहाँ पे, तो इसका हो गया R1, इसका हो गया भाई साहब R2, है कि नहीं? R1 और R2, ये इमर्जेंट रे है भाई साहब, तो R2 का वैल्यू कितना होना चाहिए? क्रिटिकल एंगल, है ना? समझ में आ रहा है भाई साहब? क्रिटिकल एंगल क्या हो जाएगा? साइन IC की वैल्यू भाई साहब क्या होती है? 1/म्यू, 1/म्यू मतलब कितना हो गया भाई साहब आपका? है √2 है म्यू की वैल्यू। अच्छा, म्यू की वैल्यू √2 है ना भाई साहब? ठीक है, तो यहां पे कितना हो जाएगा? 1/√2। ठीक है, साइन IC की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब? तो इसका मतलब IC का वैल्यू कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। मतलब ये हो गया तुम्हारा R2 का वैल्यू 45, है कि नहीं भाई साहब? अभी तुम जाओगे R1 पे, क्यों? क्योंकि R1 प्लस R2 अरमान कितना होता है? A। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो R1 की वैल्यू नहीं मालूम, R2 की वैल्यू 45 और A की वैल्यू कितनी है? 60। ठीक है, तो R1 की वैल्यू कितनी हो गई? 15 डिग्री। अब तुम आओगे भाई साहब साइन I बाई साइन R, दिस विल बी इक्वल टू म्यू, दैट इज अंडर √2। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है, तो साइन I, इसका तो वैल्यू नहीं मालूम, साइन R1 है ऑब्वियसली यहाँ पे, ये हो गया साइन 15, दिस इज इक्वल टू अंडर √2। तो अपन क्या लिख सकते हैं? साइन I की वैल्यू हो गई अंडर √2 टाइम्स साइन ऑफ 15। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? अब यहाँ पे भाई साहब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, साइन 15 की जो भी वैल्यू दिया तो रहना चाहिए, दिया तो रहना चाहिए, वरना देखो आप साइन 15 की वैल्यू कैसे निकालोगे? साइन थीटा बाई 2 ना, साइन 30/2 नहीं दिया रहेगा क्या? लॉग टेबल अलाउ नहीं है, तो दिया रहेगा कहीं ना कहीं, कुछ तो दिया रहेगा। ठीक है, यहाँ पे दिया रहेगा, साइन 15 की वैल्यू वैसे निकालनी पड़ेगी। या तो ऐसे कर लो भाई साहब, साइन 50 की वैल्यू ऐसे निकाल सकते हो, साइन 60 माइनस 45, अभी साइन A माइनस बी मतलब साइन A कॉस B माइनस
cos A sin B, ये सारे वैल्यूज तो मालूम होंगे आपको भाई साहब। sin 60 की वैल्यू कितनी हो गई, √3/2, ये हो गया 1/√2 है ना, माइनस cos 60 दैट इज 1/2 इंटू 1/√2, सो दैट विल बी √3/2 माइनस 1, ये हो गया भाई साहब आपका 15 का वैल्यू। ठीक है, sin 15 की वैल्यू हो गई है। ठीक है, तो आप इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करना है भाई साहब, किधर चला गया भाई साहब, √2 को sin 15 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब √3 माइनस 1 अपॉन, हाँ यार ये तो आसान है। ठीक है, तो ये कैंसिल भाई साहब बहुत आसान, 1.73 माइनस 1/2, तो ये हो गया 0.73/2। तो हाँ क्या ठीक है चलो। ठीक है, क्लियर है भाई साहब। अच्छा, अभी एक मामले में आप फंसेंगे, वो होगा ये कि यहाँ पे कितना आया 0.73/2 ना, तो यहाँ पे आया भाई साहब जो भी 0.3, इसका तो निकालना पड़ेगा भाई, साइन इनवर्स है ना, इसका तो साइन इनवर्स निकालना पड़ेगा ना। यहाँ तक तो हो जाएगा, साइन 15 की वैल्यू निकाल निकाल के आप पूरा वैल्यू निकाल लेंगे, तो आई विल बी इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 0.36 जो भी है। ठीक है, क्लियर है, ओके ओके ओके। The focal length of a convex lens made of refractive index is this. What will be the new focal length when placed in a minimum, ये सेम है, मतलब उस तरह का ही सवाल है। देखो आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में जब डालते हैं उसको 1.25 के, तो फोकल लेंथ पॉजिटिव और नेगेटिव, तो आपका क्या सिग्निफाई करेगा। अगर नेगेटिव आया तो मतलब ये डाइवर्जिंग लेंस की तरह बिहेव कर रहा है, अगर पॉजिटिव ही रहा तो इट इज स्टिल बिहेविंग एज अ कन्वर्जिंग लेंस। ठीक है, क्या करोगे आप ऐसा, वही लेंस मेकर का फॉर्मूला डालोगे, क्या 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। जब एयर में है तो म्यू एयर, और जब आपका वैसा मीडियम में है तो म्यू ऑफ एयर अपॉन म्यू ऑफ मीडियम माइनस 1, ये वाला हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। और आप 1/r1 माइनस 1/r2 वाला फैक्टर दोनों में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एफ ए बाई एफ बी जो आप करोगे तो उसमें से आपको पता चल जाएगा कि फोकल लेंथ आपका पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव। आर बी क्लियर ऑन दिस वन। ठीक है, ओके, दैट वुड बी इट फ्रॉम माई एंड फॉर टुडे। Thank you so much for your most valuable and precious time, everybody.